नेपाल एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल की आग में जल रहा है। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ जेन-ज़ी आंदोलन अब बेकाबू हो चुका है। सड़कों पर हिंसा, सरकारी इमारतों में आगजनी और नेताओं पर हमले, ये सब एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद युवाओं ने विरोध शुरू किया। ये विरोध जल्द ही एक उग्र जन आंदोलन में बदल गया। संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन और गृह मंत्री के घर में तोड़फोड़ हुई और आगजनी हुई। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खन्नाल के घर में भी आग लगा गई, जिसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार की दुखद मृत्यु हो गई। मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया और उन्हें हेलीकॉप्टर से राजधानी छोड़ते हुए देखा गया। नेपाल की ये तस्वीर कोई नई नहीं लगती। ऐसा ही कुछ हमने हाल ही में अपने दो पड़ोसी देशों में भी देखा है। बांग्लादेश 2024 में बड़े पैमाने पर विरोध के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुरक्षा के बीच हेलीकॉप्टर से राजधानी छोड़नी पड़ी थी। श्रीलंका आर्थिक संकट और जन आंदोलन के चलते राजपक्षे सरकार को भागना पड़ा और सत्ता परिवर्तन हुआ। भारत के कई पड़ोसी देशों में तख्ता पलट या सत्ता परिवर्तन एक जैसे घटनाओं के तहत हो रहे हैं। पहला है आर्थिक असंतोष या नीतिगत असफलता, युवा वर्ग का नेतृत्व में अविश्वास, सोशल मीडिया और डिजिटल सेंसरशिप पर बैन, हिंसक विरोध, फिर सरकार का पतन। नेपाल में जो हुआ वह सिर्फ एक देश की आंतरिक समस्या नहीं बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय ट्रेंड का हिस्सा है। भारत को न केवल इन घटनाओं पर नजर रखनी होगी बल्कि कूटनीतिक और मानवीय रूप से भी तैयार रहना होगा। नेपाल के इस मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े होते हैं और आइए जानते हैं और बात करते हैं इन सवालों के बारे में। पहला सवाल है कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन के विरोध में भड़की चिंगारी ने सरकार को कैसे घुटनों पर ला दिया। जवाब है कि 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाने का आदेश दिया। इसके बाद हामी नेपाल नाम का एनजीओ चलाने वाले सुडान गुरुंग ने इंस्टाग्राम पर युवाओं से स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूली बैग लेकर सड़कों पर उतरने को कहा। 8 सितंबर को नेपाल की संसद के सामने प्रोटेस्ट शुरू हुआ। ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था। हामी नेपाल ने इसका आह्वान करते हुए पोस्ट में लिखा है कि एक लंबे अरसे से करप्शन ने हमारे सपने, हमारा फ्यूचर और देश की गरिमा को खत्म किया है। हम देख रहे हैं कि नेता और अमीर होते जा रहे हैं और आम लोगों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन अब और नहीं। केपी ओली सरकार ने प्रोटेस्ट दबाने के लिए गोलियां चलवा दी, जिसमें अब तक 22 लोग मारे गए जबकि 400 से ज्यादा घायल हो गए। बच्चों पर गोली चलवाने की खबर फैलते ही आंदोलन और भी बेहद हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को घर में घुसकर पीटा। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के नजदीक दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के निजी आवासों को भी आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री केपी ओली के अलावा सरकार में शामिल 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। जानकार बताते हैं कि 1990 के दशक से ही नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल रही है। पहले राजशाही, फिर संवैधानिक राजशाही आई और फिर लोकतांत्रिक सरकार आई, लेकिन नेपाल में करप्शन कभी खत्म नहीं हुआ। जनता के बीच समर्थन खो चुके 75 से 80 साल के लोग सरकारें चलाते आ रहे हैं। टॉप पदों पर कोई युवा नेता नहीं है। ऐसे में सोशल मीडिया बैन के मुद्दे ने एक चिंगारी का काम किया। नेपाल के यूथ कल्चर और यूथ मीडिया का स्ट्रक्चर बहुत वाइब्रेंट है। रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटीज हैं, लोग सड़कों पर आना जानते हैं। इस बार प्रोटेस्ट में कट्टर माओवादी, कम उम्र के नेताओं की पार्टियों और हिंदू राष्ट्रवादी लोग जुड़ गए। हमारा दूसरा सवाल है कि नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और पीएम के इस्तीफे के बाद अब आगे क्या होगा। तो जवाब है कि नेपाल में संसद के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा में 275 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 138 है। नवंबर 2022 में हुए आम चुनाव में शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस को सबसे ज्यादा 88 सीटें और केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट को यानी कि सीपीएन को 79 सीटें मिली, जबकि पुष्पकमल दहल की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को 32 सीटें मिली। सीपीएन और एनसी में समर्थन देकर प्रचंड को पीएम बनाया, लेकिन जुलाई 2024 में समर्थन वापस लेकर एनसी के साथ गठबंधन की नई सरकार ने ओली चौथी बार नेपाल के पीएम बने। कुछ छोटे दल जैसे जनता समाजवादी पार्टी ने भी ओली की सरकार को समर्थन दिया था। मौजूदा समय में संसद में 32 सीटों के साथ प्रचंड की पार्टी की 20 सीटों के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और 14 सीटों वाली राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी और 12 सीटों वाली पीपल्स सोशलिस्ट पार्टी विपक्ष में है। इससे पहले जब एक सरकार के खिलाफ विरोध का माहौल बनता था तो दूसरे नेता आगे आ जाते थे और देश में चुनाव करवाकर केपी ओली, शेर बहादुर देउबा और प्रचंड के बीच सरकार का ट्रांसफर होता रहता था।
इस बार गुस्सा इन सभी सीनियर नेताओं को लेकर है। इनमें से कोई भी जनता को भरोसे में नहीं ले पा रहा। ऐसे में अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि आगे नेपाल की सत्ता कौन चलाएगा। क्या फौज काबिज होगी, कोई अंतरिम सरकार बनेगी या दोबारा चुनाव होंगे, अभी इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। जानकार कहते हैं कि केपी ओली के जाने के बाद नेपाल में एक अंतरिम सरकार बनेगी। इस स्थिति में दो नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। रवि लामिछाने, 50 वर्ष के रवि विपक्षी पार्टी आरएसपी के लीडर हैं, टीवी एंकर और बतौर कैरियर शुरू करने के बाद 2022 में सरकार में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर युवाओं के बीच लोकप्रिय रवि ने इस प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया है। बालेन शाह सिंगर से नेता बने बालेन शाह को भी पीएम बनाने की मांग की जा रही है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह की उम्र 35 साल है, वो भी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आरपीपी के नेता राजेंद्र लिंगदे और कमल थापा और पीएसपी के लीडर उपेंद्र यादव भी सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। इसके अलावा माओवादी गुरिल्ला नेता कहे जाने वाले दुर्गा प्रसाद नेपाल को राजशाही के तहत लाने के लिए आंदोलन करते रहे हैं। नई सरकार पर नेपाल की सबसे बड़ी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का प्रभाव रहेगा। अमेरिकन लॉबी के सपोर्ट वाले कुछ लोग भी सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह हमारा तीसरा सवाल है कि पिछले साल बांग्लादेश में भी इसी पैटर्न पर कैसे हुआ था तख्ता पलट। तो जवाब है कि 2024 में बांग्लादेश में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, जिसे जुलाई क्रांति या जेनजी क्रांति कहा गया। इस आंदोलन में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया और एक अंतरिम सरकार बनी। यह आंदोलन सरकारी नौकरियों में कोटा सुधार की मांग को लेकर था, लेकिन यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 30% कोटा प्रणाली को फिर से लागू करने का आदेश दिया। छात्रों और नौकरी चाहने वालों ने इसका विरोध किया और 1 जुलाई से स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि एसएडी के बैनर तले देश भर में प्रदर्शन शुरू किए। 20 जुलाई को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। झड़प में 560 लोगों की मौत हुई और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। 4 अगस्त को हिंसा चरम पर पहुंची और ढाका में 95 लोग मारे गए, जिनमें 14 पुलिसकर्मी शामिल थे। 5 अगस्त को शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दिया और भारत भाग गई। सेना प्रमुख जनरल वाकर उस जमा ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान करते हुए कहा, एक अंतरिम सरकार देश को चलाएगी। इसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार नियुक्त कर अंतिम सरकार बनाएगी। हमारा चौथा सवाल है कि श्रीलंका में भी आम लोगों के आंदोलन ने तख्ता पलट कैसे किया। तो जवाब है कि 2022 में श्रीलंका में हुए आम लोगों के जन आंदोलन को अरागलिया कहा गया, जिसमें राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे और उनके परिवार की सत्ता का तख्ता पलट किया गया। दरअसल राजपक्षे परिवार, राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे, उनके भाई प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने बड़े पैमाने पर विदेशी कर्ज लिया, जिसका इस्तेमाल आलीशान इमारतें बनाने और भ्रष्टाचार में हुआ। 2022 तक टैक्स कटौती, टूरिज्म इनकम कम होने से श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार शून्य हो गया। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक करीब 28% आबादी यानी कि करीब 63 लाख लोग खाने की कमी से जूझ रहे थे। 13 घंटे तक बिजली कटौती और 34% तक महंगाई बढ़ गई। इससे आम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। 31 मार्च 2022 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में गोटाबाया राजपक्षे के निजी आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की। 9 अप्रैल को सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। 9 मई को महिंद्रा राजपक्षे के समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, जिससे देशव्यापी हिंसा भड़क उठी। 8 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। महिंद्रा राजपक्षे ने पीएम पद से इस्तीफा दिया और रानिल विक्रमसिंघे को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये नियुक्ति विवादास्पद थी, क्योंकि विक्रमसिंघे को राजपक्षे परिवार का समर्थक माना जाता था। 9 जुलाई को हजारों प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो में राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर धावा बोला। गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए और प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए। 14 जुलाई को गोटाबाया राजपक्षे ने सिंगापुर से ईमेल के जरिए इस्तीफा दिया। 20 जुलाई को संसद ने विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति चुना, लेकिन प्रदर्शनकारियों नई संसदीय चुनावों और कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली खत्म करने की मांग की। हालांकि अगस्त तक प्रदर्शन कमजोर पड़ गए। 21 सितंबर को राष्ट्रीय जनशक्ति यानी कि एनपीपी नेता अनुराग कुमारा दियासानायके ने राष्ट्रपति चुनाया गया। हमारा 5वां सवाल है कि नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में स्टूडेंट्स मूवमेंट से तख्ता पलट तक का पैटर्न कैसे काम करता है।
तो जवाब है कि जानकार कहते हैं कि नई पीढ़ी गवर्नेंस का पुराना घिसा पिटा ढर्रा नहीं चाहती, जबकि नेता युवाओं के हित की पॉलिसी लाने के बजाय खुद को मजबूत करने में लगे रहते हैं। जब बरसों तक युवाओं में गुस्सा पलता रहता है तो इसे सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है। बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने नौकरी में 30% कोटा लागू करने का आदेश दिया। इसके विरोध में शुरू हुआ आंदोलन शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद ही थमा। श्रीलंका में भी नेताओं के करप्शन के चलते जब बिजली की कमी और महंगाई हद से ज्यादा हो गई तो लोग सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो गए। इसी की तरह नेपाल में भी असली वजह नेताओं का करप्शन ही थी। सोशल मीडिया के बैन के आदेश से इसमें चिंगारी का काम किया। भारत को भी इससे सीख लेनी चाहिए। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे देशों में बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी जैसे मुद्दे हैं। नेपाल में कोई इंडस्ट्री ही नहीं है। इन देशों के युवा जब पश्चिमी देशों के युवाओं से अपनी तुलना करते हैं तो उनमें गुस्सा पनपता है। सभी जगह सरकारें कमजोर हैं, साथ ही विदेशी ताकतें भी प्रोटेस्ट से पीछे से मदद करने लगती हैं। इससे तख्ता पलट जैसी नौबत आ जाती है। भारत में भी यूथ सरकारों से नाराज होता है, लेकिन उनके पास पॉलिटिक्स स्पेस है। वो वोट देकर विपक्षी दलों को सरकार में ला सकता है, जबकि इन देशों में विपक्ष लगभग जीरो है। नेपाल में तो विपक्षी नेताओं के एक साथ मिलकर साझा सरकार चला रहे थे। अब अगला सवाल है कि क्या भारत के पड़ोसी देशों के तख्ता पलट में विदेशी ताकतों का भी हाथ हो सकता है? तो जवाब है कि पॉलिटिक्स पर करीबी नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स इन तख्ता पलट में विदेशी ताकतों के शामिल होने से इनकार नहीं करते। चीन के करीबी और भारत के विरोधी माने जाने वाले नेपाल के केपी ओली SCO समिट में शामिल होने के लिए चीन गए थे। 5 ही दिन बाद यानी कि 4 सितंबर को ओली ने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे 26 अमेरिका बेस्ड सोशल मीडिया कंपनियों पर बैन का ऐलान कर दिया। नेपाल सरकार का कहना था कि इन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन की शर्तें पूरी नहीं की है, जबकि टिकटॉक जैसी कई चीनी ऐप्स पर कोई बैन नहीं लगाया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ओली ने चीन के समर्थन में अमेरिका का विरोध करने के लिए इन कंपनियों पर बैन लगाया था। जब नेपाल के युवा इस बैन के विरोध में खड़े हुए तो इसे अमेरिकी लॉबी की सपोर्ट मिला। जानकारों का कहना है कि नेपाल में प्रोटेस्ट की शुरुआत से ही इसमें अमेरिका का सीधा हाथ है। अमेरिका नेपाल पर चीन का प्रभाव खत्म करना चाहता था। वहां मौजूद नेपाली संघ और अमेरिका नेपाल हेल्पिंग सोसाइटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका की सरकार में शामिल लोगों ने नेपाल के यूथ लीडर्स के साथ मिलकर इस प्रोटेस्ट को स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को आगे रखा गया। बाद में रवि लामिछाने जैसे नेता इसमें शामिल हो गए। हालांकि कुछ जानकर नेपाल की राजनीतिक उथापथल में अमेरिका के हाथ को सिर्फ अटकल बताते हैं। वे कहते हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश के सत्ता परिवर्तन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया गया है। शेख हसीना ने खुद कहा था कि अमेरिका उनसे एक टापू मांग रहा था। उनके इनकार करने के बाद अमेरिका ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। नेपाल के मामले में भी यही कहा जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं, असली वजह उन देशों में फैला करप्शन और जनता का असंतोष है। अगर किसी बाहरी ताकत ने दखल दिया भी है तो उसका मौका खुद सरकार ने ही दिया है। हमारा अगला सवाल है कि नेपाल के आंदोलन से भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? जवाब है कि केपी ओली भारत के समर्थक नहीं थे, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि उनके जाने के बाद वहां की नई लीडरशिप का झुकाव भारत की तरफ होगा। मौजूदा हाल ही में नेपाल में कोई भी ऐसा नेता नहीं दिखता जिनके नाम पर सभी पार्टियां और आंदोलन कर रहे आम लोग एकजुट हो जाएंगे। नई सरकार बनने के बाद ही इसका असर भारत पर दिखेगा। नेपाल में कुछ युवा नेताओं की लीडरशिप में बनने जा रही अंतरिम सरकार से भारत के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि सरकार में अमेरिकन लॉबी वाले लोग हैं। भारत से नेपाल का सीमा विवाद और भी गहरा हो सकता है।